हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ फ्रांस ने एक बड़ी चेतावनी दी है भारत को और ये कहा है कि भारत में होने वाला जो G20 समिट है उसका कम्युनिक हम तब तक साइन नहीं करेंगे जब तक भारत में रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स नहीं दी जाती। पहली बात तो देखिए, अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि यूएन के जनरल असेंबली में इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी कि फ्रांस और कई देशों का दबाव था, इंडिया ने दबाव को रेजिस्ट किया और एब्सटेन एंड चिल की पॉलिसी अपनाते हुए इस बार भी रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया यूएन में। इस पर अभी और बताऊंगा कि बाकी कंट्रीज ने कहां वोट किया है। मगर फ्रांस ने अब इसके बाद एक बात क्लियर कर दी है। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, फ्रांस विल नॉट साइन G20 कम्युनिक। अब G20 समिट इस साल 2023 में कहां पे होगा? भारत में होगा। तो फ्रांस ने कहा है कि उसका जो मेन एक स्टेटमेंट निकल के आती है ना, उस पर हम साइन नहीं करेंगे जब तक रशिया की आलोचना नहीं होती। ये एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी का रीजन बन सकता है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा मैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो हाल ही में कौन सा देश है जिसने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है डेंगू आउटब्रेक की वजह से? एक के बाद एक कई देश हैं जो डेंगू की वजह से जो हेल्थ इमरजेंसी है घोषित कर रहे हैं। उनमें से लेटेस्ट कौन सा है? ये है यहाँ पे आपके ऑप्शन, पेरू, ब्राजील, भारत या फिर पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग इस बात पे थी कि सिंस रशिया यूक्रेन वॉर को एक साल अब हो चुका है, जी हाँ एक साल कंप्लीट हो चुका है, चलो अब फाइनली ना सीज फायर करते हैं और सारी हॉस्टिलिटीज बंद करते हैं। ये बात इस रेजोल्यूशन में लिखी गई थी। बेसिकली ये रेजोल्यूशन रशिया को कह रहा था कि अपने सारे ऑपरेशंस अब बंद कर दो, यूक्रेन पे आक्रमण करना अब खत्म कर दो। ये रेजोल्यूशन में आप देखोगे 141 कंट्रीज ने रशिया को कहा है कि हाँ बिल्कुल अब अपना ऑपरेशन खत्म कर दो। 7 देशों ने कहा है कि हम इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट करते हैं। 32 देशों ने कहा कि हम ना इस रेजोल्यूशन के समर्थन में हैं ना इसके विरोध में हैं, हम एब्सटेन एंड चिल की पॉलिसी अपनाएंगे। अब जो 7 देश हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किया था, इनकी लिस्ट यहाँ पे आप देख पाओगे। रूस, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, निकारागुआ, सीरिया, माली, रशिया के बहुत ही ज़्यादा करीबी जो मित्र मुल्क हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए कि भारत, चीन, पाकिस्तान, इन तीनों देशों ने यह कह दिया कि हम रशिया के खिलाफ वोट नहीं करने वाले। और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। रीज़न ये है कि आप किस बेसिस पर यह कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने की बात कर रहे हो, जब इसी बात पर समझौता नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगी कैसे। क्या रशिया ये जो लैंड है जिन्होंने कब्जा लिया है ये छोड़ने को तैयार है? रशिया तैयार नहीं है। क्या यूक्रेन ये मानता है कि ये जो जमीन है अब इनसे अलग हो गई, इसके बारे में भूल जाओ, जो बचा कुचा लैंड है ये अपने पास रखो? यूक्रेन इसके लिए भी तैयार नहीं है। यूक्रेन को तो यूएसए से हथियार मिल रहे हैं। जो बाइडेन ने हाल ही में बिलियंस और दे दिए हैं यूक्रेन को कि जाओ लड़ो रशियन से। तो जब किसी पीस प्लान पर दोनों पार्टीज एग्री ही नहीं करती तो इस वोटिंग का मतलब क्या हुआ? ये फालतू की वोटिंग है। टेक्निकली दिस मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। इस वोटिंग के बाद भी ये जो 141 कंट्रीज ने वोट कर दिया रशिया के खिलाफ, उसके बाद भी ग्राउंड लेवल पर कुछ बदलेगा नहीं। इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है, पहली बात तो कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वोट नहीं था, ये जनरल असेंबली का वोट था। तो यहाँ की वोटिंग जो है ये नॉन बाइंडिंग होती है। मगर जैसे कि आप समझ सकते हैं, पश्चिमी देशों को, प्राइमरली फ्रांस की आज के समय बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि खराब रिलेशंस हो चुके हैं रशिया के साथ। फ्रांस को बहुत उम्मीद थी कि इंडिया एक बार को रशिया के खिलाफ वोट कर देगा इस रेजोल्यूशन में। मगर सिंस इंडिया ने यहाँ पर भी एब्सटेन कर दिया है ना, तो अब देखिए यूएसए के साथ साथ फ्रांस से भी थोड़ा दबाव आना स्टार्ट हो गया है। फ्रांस ने कह दिया है कि चलिए ठीक है, फिर भारत में जो G20 समिट होगा ना उसके कम्युनिक पर हम साइन नहीं करेंगे जब तक प्रॉपरली आप वहां पर रशिया की आलोचना नहीं करते। और अगर आप सोच रहे हैं कि फ्रांस कुछ ज्यादा ही दीवाना हो गया यूक्रेन के पीछे, तो बिल्कुल इसके पीछे नेपोलियन वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी रिसेंटली, जिसके बारे में मैंने समझाया था प्रीवियस वीडियो में, वो भी है। उसके अलावा आप देखोगे फ्रांस के लोगों में भी ना बहुत जज्बा है। मैं अभी ऑनलाइन देख रहा था ट्विटर पे, पूरे फ्रांस के सोशल मीडिया पे ना ये जो फोटो है छाई हुई है, इन्होंने पूरे आईफल टावर को कलर कर दिया है यूक्रेन के झंडे के साथ। और अब फ्रांस देखिए इस बात पर अड़ चुका है कि G20 समिट में भी रशिया की आलोचना होनी ही चाहिए।
अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि भारत का स्टांस क्या है अभी के लिए और G20 कम्युनिक होता क्या है। भारत का देखिए अभी के लिए स्टांस ये है कि G20 ग्रुप ना ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, विमेन एम्पावरमेंट, ऐसे जो टॉपिक्स हैं उन पर फोकस करने के लिए है। यहाँ पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का इतना मेंशन नहीं होना चाहिए। इंडिया का अभी के लिए तो स्टांस ये भी है कि G20 में ना वॉर वगैरह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ही मत करो। सीधा सीधा अगर मान लो बोलना भी है ना इस बारे में, तो हम ऐसे बोलेंगे यूक्रेन रशिया क्राइसिस। यूक्रेन रशिया क्राइसिस खत्म होना चाहिए, यूक्रेन रशिया क्राइसिस बहुत खराब है। वॉर वगैरह ये जो शब्द है इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि भूलिएगा मत, G20 समिट के दौरान भारत में व्लादिमीर पुतिन भी आएंगे। रशिया भी एक G20 कंट्री है, चाइना भी G20 कंट्री है। तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा कि पुतिन भारत में है, उस दौरान रशिया यूक्रेन वॉर के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी जा रही हो। इट विल नॉट मेक सेंस। मगर यूएसए और फ्रांस ये मानते हैं कि इससे पहले जो G20 समिट हुआ था इंडोनेशिया में, वहां पर जिस तरीके से रशिया की आलोचना हुई, जो कम्युनिक निकल के आता है, मतलब कि समिट के बाद ना सारे कंट्रीज इस स्टेटमेंट पे अग्री करते हैं, सब लोग मिल के ये स्टेटमेंट देते हैं दुनिया को, G20 कंट्रीज। उस कम्युनिक में लिखा गया था कि जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं G20 के, ये आलोचना करते हैं यूक्रेन की वॉर की। बिल्कुल रशिया की आलोचना हुई थी G20 में, जो इंडोनेशिया में समिट हुआ है। तो सेम तरीके से आलोचना ना रशिया की भारत में भी इनको करवानी, और इनको पता है अगर भारत में खड़े होकर रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे दी, बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत मानी जाएगी ये पश्चिमी देशों की। और आप में से देखो कुछ लोग ये भी कह सकते हो कि ये तो प्रेशर टैक्टिक्स है, ये तो खराब है, फ्रांस तो हमारा दोस्त हुआ करता था, मैक्रोन की तो जी इज्जत होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, फ्रांस से तो हम रफाल फाइटर जेट परचेज कर चुके हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में और परचेज करे। फ्रांस ऐसा कर रहा है, ये कैसे हो गया? देखो, फ्रांस अपने पर्सपेक्टिव से देखो ना, मैं आपको हमेशा ये कहूँगा, दुनिया को ना अपने दृष्टिकोण से देखोगे तो सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझ नहीं आ पाएगा। दुनिया समझनी है ना तो ठंडे दिमाग से एक बार इमेजिन करके देखो कि सामने वाला इस स्थिति को कैसे देख रहा है। अब फ्रांस के दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं, वो लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी पुतिन के सामने बैठकर कह चुके हैं कि नाउ इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी दुनिया में गूंजी थी। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे मोदी जी ने खुल के वॉर शब्द का यूज कर दिया था, कॉन्फ्लिक्ट नहीं बोला, कोई क्राइसिस नहीं बोला, यहाँ पर ओपनली यहाँ पे वॉर वर्ड का यूज किया गया। तो जब मोदी जी यहाँ पर वॉर वर्ड का यूज कर सकते हैं, तो G20 समिट के कम्युनिक में हम वॉर क्यों नहीं कह सकते कि जी रशिया यूक्रेन वॉर है, गलत है, रशिया की हम आलोचना करते हैं, रशिया पीछे हटे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो सिचुएशन देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि ये जो सारे पश्चिमी देश हैं, यूएसए है, फ्रांस, जर्मनी, इनके आबादी में आप देखोगे ना, रशिया के प्रति जो नफरत और घृणा है ये बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुकी है आज के समय। ना सिर्फ इनकी सरकारें, इनकी पॉपुलेशन, सब लोग चाहते हैं कि बस एक बार रशिया को ना धक्का दे दो, रशिया को पीछे धकेल दो, रशिया को हरा दो। ऐसे टाइम में ना इन सब कंट्रीज के साथ एक बैलेंस स्ट्राइक करना कि जहाँ पे तुम भी खुश हो जाओ, हम भी खुश हो जाएं, एक बीच का रास्ता निकाल दिया जाए, ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होगा भारत के लिए। हमें देखना होगा कि फ्रांस को हम कैसे मनाएंगे, G20 समिट में किस तरीके से सारे देशों को साथ में लेके हम आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया का विदेश मंत्रालय आराम से मैनेज कर लेगा ये सब कुछ। इन दी एंड जो टॉप लेवल में जो लीडरशिप है उनकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। डेफिनेटली मोदी जी को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बातचीत करनी होगी, और जो भी यहाँ पे डिफरेंसेस हैं ये हम सॉल्व कर सकते हैं। मगर आप इसी बात से समझ लीजिए प्रेशर कितना ज़्यादा है भारत पर कि अब बात G20 समिट पे भी आ रही है। खैर, वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में वो कौन सा देश है जहां पर हेल्थ इमरजेंसी घोषित करी गई थी डेंगू आउटब्रेक की वजह से। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द कंट्री ऑफ पेरू। साउथ अमेरिका में इस वक्त डेंगू का एक, आप कह लीजिए, एक वेव चल रही है। पेरू ने और उसके अलावा बोलीविया ने, दोनों ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। ब्राज़ील में भी हो सकता है कि बहुत ही जल्द ये इमरजेंसी घोषित करें। और स्थिति इस वक्त साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा खराब है। याद रखिएगा, ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आज के समय अनअकैडमी की एक मैसिव 20% सेल चल रही है सारे कोर्सेज पर। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एसएससी, बैंक, सीडीएस, आईआईटी, जेईई सब एग्जाम्स की। यूपीएससी कोर्सेज पर डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा है, मगर
आप अगर मान लीजिए एसएससी, बैंक, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने इनके लिंक्स दे रखे हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इन लिंक्स पे जाकर आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। वापस ये डिस्काउंट हो जाएगा 10% का। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स के लिए, तो बैंक के लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप देख पाओगे अनअकैडमी के बैंक कोर्सेज जिन पे सीधा सीधा 20% का डिस्काउंट आपको दिख जाएगा। मगर ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए सिंपली आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। 24 महीने का कोर्स पर मंथ आप परचेज कर सकते हैं फॉर जस्ट 330 रुपीज पर मंथ। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा ये डिस्काउंट बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।